हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट किया था और वहां पे हम लोगों ने अप टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पे जाने से पहले इसको हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बच्चा जिसका नाम पपलू है वो क्या करता है कि एक वॉल के सामने खड़ा हो जाता है, यानी एक दीवार के सामने खड़ा रहता है और वो क्या करता है, उस पर कुछ फोर्स लगाता है, यानी इसको पुश करता है। तो वॉल को तो वो पुश नहीं करता है, लेकिन तब भी वो कुछ फोर्स उस पर लगाता है। तो सपोज उस पर एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब ये इस पे एफ फोर्स लगाएगा तो वॉल भी इस पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। यानी वॉल जो है इस पपलू पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी पपलू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वॉल पे, तो वॉल इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन से लगाएगा। तो यही चीज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग इसको F1 कंसीडर करते हैं और इस वाले फोर्स को F2 कंसीडर करते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स पपलू लगा रहा है और जो फोर्स वॉल पपलू पे लगा रहा है वो दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। तो अब आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। तो वही बोला जा रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन होगा उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, तो फोर्स है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। तो एक गन रिक्वायर्स, पहला नंबर। तो गन रिक्वायर्स कहने का मतलब, जब भी हम लोग गन को लेके फायरिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब भी उससे बुलेट निकलता है तो उसके बाद गन रिकॉइल करता है, यानी थोड़ा पीछे आता है जब भी हम लोग फायर करते हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। सेकंड आता है रोइंग ऑफ ए बोट, यानी जब हम लोग समुद्र में या रिवर में बोट को चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर का हेल्प लेके चलाते हैं। तो ओवर क्या करता है कि पानी पे कुछ फोर्स लगाता है। तो पानी पे अगर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा तो पानी बोट पे क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, और तब जाके क्या होगा, बोट मूव करेगा। तो रोइंग ऑफ ए बोट भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ओवर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और पानी क्या कर रहा है, हम लोग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इस कारण से बोट मूव कर रहा है। थर्ड आता है जंपिंग। जंपिंग करने का मतलब हम लोग जो जंप करते हैं। तो जब हम लोग जंप करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि हम लोग ग्राउंड पे कुछ फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड से कुछ फोर्स लगाते हैं और तब हम लोग ग्राउंड को लीव करके ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो जब भी हम लोग ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड भी हम लोग पे फोर्स लगाता है। यानी सपोज हम लोग जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो ग्राउंड क्या करता है, हम लोगों के अपोजिट में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग कुछ देर के लिए हवा में रहते हैं, ठीक है। तो यही तीनों जो एप्लीकेशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा ही था कि मोमेंटम क्या है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और बाकी डिटेल में जो अभी इस लेक्चर में नए हैं तो वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडी कोलाइड करे, ठीक है। कोलाइड करने का मतलब, सपोज ये एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। सपोज ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, दोनों में कोलिजन होगा, ठीक है। तो जब भी कोलिजन होगा तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो दोनों बॉडी है इसका टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यानी कॉलिजन के पहले जो इनका मोमेंटम होगा इन दोनों बॉडी का, और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो दोनों सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी चीज को हम लोग कंजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो और लेकिन क्या है कि कंडीशन क्या है कि नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, यानी इस पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। यानी सपोज अगर कोई फोर्स इस पे लगा दे तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो जब इस पे कोई फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल को लेके इस चीज को प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। तो दोनों बॉडी क्या करता है, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद दोनों स्ट्राइक करेगा, यानी कोलाइड करेगा।
तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। फिर तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए जो बॉडी है उसका मास m1 ले रहे हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और बी जो बॉडी है उसका मास m2 है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो जब स्ट्राइक होगा उसके बाद दोनों का वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग v1 ले रहे हैं ए का, और फाइनल वेलोसिटी बी का हम लोग v2 ले रहे हैं। मास तो हमेशा सेम ही रहेगा, मास कंजर्व रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए का हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 इंटू u1। तो इनिशियल मोमेंटम a1 का क्या हो जाएगा, m1 u1, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम b का क्या हो जाएगा, m2 u2, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम पे। तो फाइनल मोमेंटम जो है ए का क्या हो जाएगा, m1 इंटू वी1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग इधर लिख रहे हैं, ए का हो गया m1 v1 और बी का हो गया m2 v2, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालते थे वो हम लोग जस्ट पिछले लेक्चर में किए थे। तो उसका रेट जब हम लोग निकालते थे वो फोर्स हम लोगों को देता था, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे ए और बी का। तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, तो वो क्या हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम का रेट निकालना है। यानी चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एक एक केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसका इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल क्या है, तो ये है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1, क्योंकि ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और उसका रेट निकालना है तो हम लोग t से डिवाइड कर देंगे, t यानी टाइम, ठीक है। तो हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए निकल गया। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन, तो दोस्तों इनिशियल मोमेंटम बी का क्या है, तो m2 u2 है और फाइनल मोमेंटम है m2 v2। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं m2 v2 माइनस m2 u2, और ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। इसका हम लोगों को रेट निकालना है तो t से तुरंत डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां पर से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि m2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 बाय t, ये हो गया इक्वेशन 2। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m1 को कॉमन ले लेंगे और v1 माइनस u1 बाय t लिखते हैं। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखे थे कि हम लोग लिखते भी है, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं कि F1 जो है वो माइनस F2 होता है, ठीक है। यानी फोर्स जो अप्लाई होता है एक बॉडी पे वो इक्वल एंड अपोजिट उस पर अप्लाई भी करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली क्या है, तो फोर्स ही है। ये हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देख चुके हैं। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए है इसको हम लोग F1 कंसीडर कर रहे हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी जो है उसको हम लोग F2 कंसीडर कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा कि F1 जो है इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होगा। यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके बराबर होगा, लेकिन निगेटिव साइन साथ में होगा। तो दोस्तों जब हम लोग F1 और F2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस u1 बाई t, और यहाँ पे एक माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। और F2 का वैल्यू क्या है, तो m2 v2 माइनस u2 बाय t। ये t तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आगे लेकर चलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, यहाँ माइनस साइन है तो उसी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस m2 v2 प्लस हो जाएगा m2 u2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग इनिशियल मोमेंटम को एक साइड करते हैं और फाइनल मोमेंटम को एक साइड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये m1 u1 को हम लोग उस साइड भेज रहे हैं और m2 v2 को इस साइड ले आते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम इस साइड लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों जो टर्म है
वो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। ये दोनों जो टर्म है और ये दोनों जो टर्म है वो फाइनल मोमेंटम है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया है। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है इस बॉडी का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया मैथमेटिकली इस तरीके से आगे बढ़ते हुए। दोस्तों इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तो अब आइए न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, तो देखिए कि स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. So what is the force of friction between the stone and the ice? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या क्या पहले दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को स्टोन का मास दिया है जो कि 1 kg है, ठीक है। अगला चीज जो दिया हम लोगों को वो क्या है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी स्टोन को जो फेंका जा रहा है जिस वेलोसिटी से, तो वो है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो फ्रोजन सरफेस पे फेंकने के बाद क्या होता है कि वो रेस्ट पे आ जाता है। फ्रोजन सरफेस यानी बर्फीला सरफेस लेक का, तो वहां पे रेस्ट पे आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग समझ रहे हैं कि 0 हो गया, ठीक है। अगला बात क्या है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो स्टोन, तो 50 मीटर, यानी एस को हम लोग 50 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यानी हम लोगों को बेसिकली फोर्स निकालना है, यानी एफ का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो एफ निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को मास और एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो पता है, हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से हम लोग a को लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या हो गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बाय 2 इंटू एस, 2 इंटू 50। तो ये हो गया माइनस 400 बाय 100। ये दोनों 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, यानी रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। अगला बात आता है कि हम लोगों को फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। तो मास का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास कितना है, 1 kg। तो यहाँ पे kg में ही है, ऐसा यूनिट में इसको चेंज नहीं करना है। 1 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका एक्सेलरेशन आ चुका है जो कि है -4, यानी माइनस के साथ पुट करेंगे। तो ये हो गया -4। तो फोर्स क्या आ जाएगा फाइनल, जो हम लोगों का आंसर होगा -4, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो -4 न्यूटन। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि मोशन का जो डायरेक्शन रहता है उसके अपोजिट रहता है, इस कारण से यहाँ पे ये माइनस साइन आया। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल आंसर आ गया फोर्स का, जो कि 4 न्यूटन था। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों आते हैं अब आज के सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पे। तो वो क्या कह रहा है, देखिए कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉडी का मास दिया हुआ है कितना, तो 100 kg, वो लिख लेते हैं। उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी लिख लेते हैं। और उसका फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों को और एक चीज दिया है कि इन 6 सेकेंड, टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो वो भी लिख लेते हैं। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। तो उसको हम लोग जानते ही हैं निकालने के लिए। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो कौन सा वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी। तो मास हो गया आपका 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5। तो ये हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम पे। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी।
तो मास इंटू वेलोसिटी 100 इंटू 8 क्यों? क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ सब अपने SI यूनिट में है तो चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इनिशियल ऑफ मोमेंटम तो हम लोग निकाल लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो वो क्या है? तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो v कितना है? 8, u कितना है? 5 और t कितना है? तो 6। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3/6 यानी 1/2। इसी को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हम लोग फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है दोस्तों? तो 100 kg, 100 लिख दिए हम लोग। और एक्सेलरेशन कितना है? तो 0.5। इसको यहां से हटाएंगे तो 10 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और 10 इंटू 5 कितना होता है? तो 50 आएगा। तो आंसर हम लोगों का आ गया 50 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 50 न्यूटन। इनिशियल मोमेंटम आएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और फाइनल मोमेंटम आएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं और यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन हो करके। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। होती है मुलाकात आप सबसे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।